नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। चलिए, आज की नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लास नंबर 12 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की, जो एचएसएससी सीईटी मेंस के इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस टॉपिक में चौथा टॉपिक था, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज उसकी लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्शन और कॉस्ट की। और उसके बाद कुछ मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। उस ये कुछ 3 से 4 क्लासेस रह जाएंगी और इकोनॉमिक और गवर्नेंस का पार्ट जो कह समझो आप ओवर ही हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हार्डली 4 क्लास या 5 क्लास मैक्सिमम। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। याद होगा, ऐसा ही हमने एक टॉपिक पहले भी किया था, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ रहे थे और साथ साथ में हमने इलास्टिसिटी भी पढ़ी थी। ठीक है, इलास्टिसिटी यानी लोचता या फिर लोचदार चीजों को के बारे में पढ़ा था हमने, लोचदार के बारे में। लेकिन पढ़ा था सारा डिमांड के यानी मांग के केस में। आज यही सारी चीजें हम सप्लाई के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक, द लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। देखिए, सप्लाई आपूर्ति होता है जो प्रोवाइडर होता है। ठीक है, प्रोवाइडर या फिर प्रोड्यूसर। प्रोवाइडर या फिर प्रोड्यूसर वो व्यक्ति होता है जिसका काम है बाजार में सप्लाई को मेंटेन करना। ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लॉ ऑफ सप्लाई को डिटेल में थोड़ा समझेंगे। और मेन इसमें आज की क्लास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई का कुछ आइडिया मैंने आपको पहले भी दे दिया था, वही चीज यहाँ पे भी बात की गई है कि लॉ ऑफ सप्लाई के केस में अगर एक नॉर्मल बुद्धिमान व्यक्ति की हम बात करें, सामान्य बुद्धि वाला भी अगर कोई इंसान होगा, नॉर्मल बुद्धि वाला, तो वो भी व्यक्ति हमेशा क्या सोचेगा, हमेशा उसका एक मोटिव होगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना या फिर लाभ कमाना। ठीक है, कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई प्रोवाइडर है या प्रोड्यूसर है या कोई बाजार में सामान बना के बेचता है या फिर कहीं से ला के प्रोवाइड करता है मार्केट में, वो अगर सप्लाई मेंटेन कर रहा है तो उसका नॉर्मल सा बिहेवियर होगा कि वो क्या चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है। ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, पांचवी छठी का बच्चा भी ये इस बात को आराम से समझ जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें टॉकिंग अबाउट द सप्लायर्स। जब हम एक सप्लायर की बात करते हैं, आपूर्तिकर्ता की बात करते हैं, तो एक आपूर्तिकर्ता, ठीक है, जो आपूर्तिकर्ता होता है, जो सप्लायर होता है, उसका नॉर्मल बिहेवियर यही होता है कि अगर अगर जो सप्लायर है या फिर प्रोवाइडर है उसको प्रॉफिट मिल रहा है या उसका सामान थोड़ा सा भी महंगा बिक रहा है मार्केट में, तो वो व्यक्ति जानबूझ के सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, जानबूझ के आपूर्ति को बढ़ा देगा। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके। ठीक है, ये चीज कोई नई नहीं है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, और यही चीज आपूर्ति का नियम कहता है, इन द नॉर्मल बिहेवियर टू बी इंक्रीज द सप्लाई इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट ग्रेटर प्रॉफिट। यानी सामान्य व्यवहार में अधिक मुनाफा कमाने के लिए आपूर्ति में वृद्धि करना होगा। एक यही मेन नॉर्मल एजेंडा रहता है किसका? आपूर्ति के नियम का। आपूर्ति के नियम को हम प्राइस के हिसाब से ही डील करते हैं कि रेट बढ़ गया तो उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं, रेट घट जाए तो उसकी सप्लाई घटा देते हैं। ठीक है, टेक्निकली यही चीज हम ये कहना चाहते हैं कि टेक्निकली आपूर्ति के नियम में कहा गया है कि तकनीकी रूप से कि अन्य सभी कारकों को स्थिर रख दो, उत्पादित और बिक्री के लिए पेश की जाने वाली मात्रा, जितना भी जो सामान है
जो पेश किया जा सकता है बिक्री के लिए, जिसे हम सप्लाई कहते हैं, उसकी उसकी मात्रा, उसकी कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ेगी और कीमत घटने के साथ गिर जाएगी। यानी अगर कीमत बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घट जाएगी। ठीक है, विदाउट एनी डाउट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे क्या समझ रहे हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई एक्ट्स एज अ ब्रिज। क्या? ये एक ब्रिज की तरह काम करती है। आपूर्ति का नियम कहता है कि जो आपूर्ति का नियम, आपूर्ति है, जो सप्लाई है, और उसकी कीमत, उस वस्तु की कीमत, ये एक सेतु की तरह काम करती है, एक ब्रिज की तरह काम करती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो सप्लाई है और उस वस्तु का जो प्राइस है, ठीक है, इनके बीच में, क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है, एक के घटने पर दूसरा घटता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में कैसा डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा संबंध है। कैसा रिलेशन है? सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर एक के बढ़ने से ये दूसरा घट रहा होता तो इनवर्स रिलेशन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, तो अगेन वही बात, कॉमन सेंस वाली बात है। हायर प्राइसेस पे सप्लायर ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा मार्जिन को देखता है, इसीलिए सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करता है। बिल्कुल वही सेम सेम बात जो भी हम पढ़ के आए हैं। यह कानून आपूर्ति की दिन प्रतिदिन की अधिकांश घटनाओं के लिए सही सटीक साबित होता है। यानी जो डे टू डे एक्टिविटीज वाली चीजें हैं, जो डेली मार्केट में आती है, डेली मार्केट में उनकी सप्लाई होती है, ठीक है, या डेली कह लो, वीकली कह लो, जो जल्दी जल्दी जिन चीजों की सप्लाई होती है, उन चीजों के लिए ये कानून बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मजदूरी के श्रम की बात करते हैं, अगर लेबर के वेजेस को बढ़ाया जाता है, तो वो लेबर की सप्लाई, यानी श्रमिक मजदूरों की सप्लाई क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, क्यों घट जाती है? क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है, अगर उसको ज्यादा पैसे देने हो तो वो स्किल्ड पर्सन को देना पसंद करता है। अगर मान लो कोई एक, जैसे एक मजदूर आता है, वो 400 रुपए में नॉर्मली काम करता है, और वो मजदूर कहता है कि जी मैं कल से अगर काम करने आऊंगा तो मैं 500 रुपये मजदूर लूंगा, 500 रुपये मजदूरी लूंगा एक दिन का काम करने के लिए। और मालिक ये कहे कि अगर मैं 500 रुपये तुझे दूंगा, तो 500 रुपये में तो मैं किसी न किसी एक्सपर्ट पर्सन को बुलाऊंगा काम करने के लिए, जिसके पास स्किल होगी, जो व्यक्ति अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब लेबर के केस में अगर रेट बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो स्किल्ड लेबर के की डिमांड बढ़ती है, स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ती है, लेकिन जो नॉर्मल लेबर होती है उसकी सप्लाई घट जाती है। स्किल्ड की डिमांड बढ़ती है, मैंने ये नहीं कहा सप्लाई बढ़ती है, स्किल की डिमांड बढ़ती है, लेकिन जो नॉर्मल लेबर है उसकी सप्लाई भी घट जाती है। ठीक है, बेचारों की नौकरी चली जाती है। ठीक है जी, then the supply depends upon the phenomena under the consideration and the extent which the supply can be altered। ठीक है, इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि आपूर्ति विचाराधीन एक घटना पर निर्भर निर्भर करती है। सप्लाई डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपूर्ति को बदला भी जा सकता है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसके अलावा फर्स्ट भाव में बात करें तो शॉर्ट रन के लिए, अगर थोड़े समय के लिए बात करते हैं ना, तो हम आपूर्ति की के बारे में कह सकते हैं कि निश्चित समय के लिए हम किसी भी चीज की जो आपूर्ति है उसको कम कर सकते हैं, सप्लाई को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम समय के लिए। लेकिन वही चीज अगर हम लंबे समय के लिए करें, तो वो परमानेंट जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, और उसको बदलना फिर मुश्किल हो जाता है। आपूर्ति को अधिक हद से तक बदल सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन थोड़े समय के लिए बदलना आसान है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, होर्डिंग, या फिर हिंदी में कहते हैं जमाखोरी। एक शब्द होता है, हिंदी में कहते हैं जमाखोरी। ठीक है, ये होता क्या जमाखोरी? कोई भी व्यक्ति ज्यादा कीमतों को बढ़वाने के लिए, जैसे प्याज के साथ किया जाता है, क्या करते हैं लोग? स्टॉक कर लेते हैं प्याज को, प्याज को मार्केट में आने से पहले स्टॉक कर लेते हैं, ताकि सप्लाई की शॉर्टेज हो जाए,
सप्लाई के शॉर्टेज की वजह से दाम बढ़ जाए और उस समय इन जब बढ़े हुए दामों में निकाल के ये अपने प्याज बेच सके। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने का एक इलीगल तरीका होता है ये। तो इसी प्रकार का कुछ सिस्टम करके, जमाखोरी वगैरह करके, आप शॉर्ट रन के लिए कुछ समय के लिए तो सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए अगर ऐसा करना खतरनाक होता है। ठीक है, सप्लाई कर्व का ये ग्राफ है, ये मैंने आपके लिए यहाँ लगाया है, समझो इसको। नीचे एक्स एक्सिस वाले हिस्से पे यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी है जिसे क्यू से डिनोट किया है, और यहाँ प्राइस है जिसे पी से बताया गया है। ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ती है, इसकी वजह से इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन आया हुआ है। ठीक है, और ये एस लिखा हुआ है सप्लाई के लिए, एस हो गया सप्लाई के लिए। ठीक है जी, तो ये था थ्योरी, जो ये था लॉ ऑफ सप्लाई। अब हमें पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी आपूर्ति की लोच। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके इस कंटेंट को शेयर करो भाई। ठीक है, काफी मेहनत से ये कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। एंड चिंता मत करो, सीईटी का एग्जाम इतना जल्दी होने भी नहीं वाला है। अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल इतना जल्दी एग्जाम पॉसिबल नहीं है, नहीं होने वाला इतना जल्दी एग्जाम। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि एग्जाम हो, पहले हुआ, तो चाहे मुझे एक दिन में 3 वीडियो क्यों ना डालनी पड़े, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं ये सारी चीजें अपने आप मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है जी। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। बस हाँ, आपका एक काम रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए, आगे चलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आपूर्ति की लोच के ऊपर। आपूर्ति की लोच किसी वस्तु की आपूर्ति या उसकी कीमत के बीच मात्रात्मक संबंध स्थापित करती है। कैसा? क्वांटिटी वाला। ठीक है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस के बीच में कैसा? क्वांटिटेटिव रिलेशन, मात्रात्मक, मात्रात्मक रिलेशन। अब मात्रात्मक का मतलब क्या है? सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, क्वांटिटी के बेस और उसके प्राइस कि क्या क्वांटिटी बाजार में जा रही है, कितने पीस जा रहे हैं। जैसे शर्ट की बात कर ले तो शर्ट, कितनी शर्ट बिकने के लिए बाजार में जा रही है। ठीक है, प्रोवाइडर या प्रोड्यूसर की तरफ से कितनी शर्ट जा रही है, और उनका प्राइस कितना है। सिर्फ इस चीज का एक रिलेशन होता है इलास्टिसिटी के अंदर। हालांकि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, न्यूमरल चेंजेस इन सप्लाई। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई के हिसाब से बहुत से अलग अलग चीजें भी हैं, लेकिन ज्यादातर हम कैलकुलेट किसके बेसिस पे करते हैं? प्राइस के बेसिस पे करते हैं। नोट दैट द इलास्टिसिटी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अदर चीजों पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि लोच की गणना अन्य निर्धारकों के संबंध में भी की जा सकती है, लेकिन हम किसके ज्यादातर हम ध्यान किस पे देते हैं? प्राइस पे देते हैं। हमें मूल्य पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और लोच की अवधारणा उपयोग किसी वस्तु परिवर्तन में आपूर्ति संख्यात्मक परिवर्तन व्यक्त करते हैं। यानी ये भी वही बात, जो बात ऊपर बता रहा है वही बात ये बता रहा है, कोई नई बात इसमें नहीं है। चलिए, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताया कि सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए लगता है। ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख क्या है? कीमत। सबसे प्रमुख है इसका कीमत, इसका मूल्य, इसमें प्राइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आपूर्ति की कीमत के लोच के बारे में, तो इसका जो लोच है वो परसेंटेज चेंज पे डिपेंड करता है, कितनी परसेंट चेंज हुआ। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन में कितना चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से कमोडिटी में कितना चेंज आता है, इसके बेस पे हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अगर मैं आपको इसको वैसे भी समझाना चाहूँ पूरा, तो इसको ऐसे समझो। देखिए, इलास्टिसिटी ई एस होता है, इलास्टिसिटी ई एस है।
ये बात करता है पहले प्राइस चेंज के ऊपर। इस पे पहले ये बात करेगा प्राइस चेंज पे, फिर बात करेगा क्वांटिटी चेंज पे, लेकिन परसेंटेज बेसिस पे।